हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो हम लोग देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, पार्ट है हमारा आज सेकंड। ठीक है, पार्ट 2 है, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख लिए थे राष्ट्रवाद क्या है ना। राष्ट्रवाद और जुलाई 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, ये 3 टॉपिक को हम लोग उस फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। तो इससे पहले आप लोग नोट्स के लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए, या तो फिर प्ले स्टोर पर जाकर BSB क्लास 10 या फिर करियर क्राफ्टर्स लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेहतरीन है कि आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर ले, लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग को देखना है इटली में एकीकरण। ठीक है, आज क्या देखना है, सेकंड पार्ट में हम लोग को इटली का एकीकरण कंप्लीट है। इटली का एकीकरण हम लोग देखेंगे। एकीकरण मतलब क्या होता है ना। कहता है इटली में पहले, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। तो कहता है इसी सबको मिलाना, है ना, एकीकरण कहलाता है, सबको एक साथ मिलाना। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, कहता है इटली एकीकरण को इतालवी भाषा में, कहते इटली का जो भाषा है उसमें इल रिसोर्जिमेंतो कहते हैं। इटली के एकीकरण को इतालवी भाषा में क्या कहते हैं, इल रिसोर्जिमेंतो कहते हैं। कहता है 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ। कहता है 19वीं सदी में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ था, जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके इतालवी राष्ट्र बना दिया। कहता है 19वीं सदी में, है ना, जो बिखरा हुआ ढेर सारा वहाँ राज था इटली में। कहता है 19वीं सदी में एक अभियान शुरू हुआ जिसमें सभी राज्यों को मिलाकर एक इटालियन राज्य बना दिया। ठीक है, इटली एक देश बना दिया जिसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे राज्य थे, वही सब भी खंडित थे, है ना। तो एक अभियान शुरू हुआ उसके तक 19वीं सदी में, और सभी को मिलाकर एक राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, और इसी को कहता है, इसी राज्य को मिलाने को क्या कहा गया, इटली का एकीकरण कहा गया है। सभी जितने भी राज्य थे सबको मिलाकर एक इटालियन राज्य बना दिया, है ना, उसी को क्या कहते हैं, इटली का एकीकरण कहा गया है। और कहता है इसमें इटली के एकीकरण, है ना, इटली का एकीकरण सन 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत होने वाले वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। कहता है इटली का एकीकरण कब शुरुआत हुआ था, है ना, जब नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ था, अंत हुआ था, है ना। ये जो नेपोलियन है इसके अंत पर, ठीक है, इसके राज का अंत हुआ, उसके बाद शुरू हुआ। और जब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ ना, तो किसका युग शुरू हुआ, वियना सम्मेलन के साथ, है ना। जब वियना सम्मेलन मेटरनिख युग की शुरुआत हुई तो इसी समय से वहां भी एकीकरण की शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो वियना सम्मेलन के साथ क्या हुआ, आरंभ हो गया। और कहता है 1870 में राजा वितोरियो इमैनुएल की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला। कहता है इटली का एकीकरण जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के अंत में शुरुआत हुआ था और चला कब तक, 1870 ईस्वी तक, है ना, जब तक कि राजा वितोरियो इमैनुएल ने कि रोम पर कब्जा होने तक चला था। इटली का एकीकरण कंप्लीट है। चलिए आगे है हमारा, वो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है ना, वन लाइनर सेंटेंस है, जो आपको VBI एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से निकलेंगे आपको, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक, है ना, ध्यान रखिएगा, इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था, तो
ऑस्ट्रिया था। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे तो उस समय देखेंगे। कहता है सबसे बड़ा बाधक कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। कंप्लीट है। सेकंड है सर्डिनिया पिडमोंट राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी। जो कहता है अगुवाई मतलब कि उसका निर्देशन है ना, किसने किया था, तो सर्डिनिया पिडमोंट राज्य ने, है ना, वो उसकी अगुवाई में इटली का एकीकरण हुआ था। कहता है थर्ड है काउंट कावूर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। जो कहता है इटली का जो समस्या था ना, वो काउंट कावूर कहाँ लेके चला गया था, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इंटरनेशनल प्रॉब्लम इसको बना दिया था। ठीक है, अगला है कि काउंट कावूर के बारे में हम लोग जानेंगे नीचे। ठीक है, काउंट कावूर, मेजनी, गैरीबाल्डी, ये सब कौन कौन थे, सभी के बारे में बेहतरीन ढंग से जानेंगे। कहता है इटली के एकीकरण का श्रेय, है ना, इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। पूछेगा कि इटली के एकीकरण में, है ना, इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो किन्हें दिया जाता है, मेजनी, काउंट कावूर, है ना, और किसको, गैरीबाल्डी को। कंप्लीट है, तीन नाम याद रखेंगे। इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी को। ठीक है, धीरे धीरे हमारा राइटिंग सेंटेंस भी सही हो जाएगा, फर्स्ट टाइम है टाइप पे अभी। चलिए आगे है इटली के एकीकरण का तलवार, है ना, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो गैरीबाल्डी को। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इटली के एकीकरण का तलवार किन्हें कहा जाता है, तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जा सकते हैं। अगला है यंग इटली की स्थापना, है ना, 1831 में जोसेफ मेजनी ने की। ये मेजनी के बारे में है कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किए थे। और कहता है यंग यूरोप भी, है ना, एक यंग इटली है, जहां पर देख लेते हैं यंग इटली और एक है यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली का 1831 में और यंग यूरोप का 1834 में गठन हुआ था। कंप्लीट है, ध्यान रखिएगा, यंग इटली का 1831 में और यंग यूरोप का 1834 में। चलिए, कहता है 1831 में यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने, है ना। अगला है, कहता है गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। कहता है सेना का जो संगठन किया गया था, है ना, जो गैरीबाल्डी ने एक सेना का संगठन किया था, वो कौन से नाम से किया था, तो लाल कुर्ती के नाम से किया था। ठीक है, अगला है कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था, गिबर्टी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया अगर शायद कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो गिबर्टी। कंप्लीट है। चलिए आगे है इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सर्डिनिया के राज्यों के मिलने से हुई। कहता है जो सबसे पहले कौन कौन राज्य मिला था, तो लोम्बार्डी और सर्डिनिया। सबसे सर्वप्रथम में सबसे पहले यही दोनों राज्य एक दूसरे से मिला था, है ना। पूछता है इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलने से हुई थी, शुरुआत, है ना, तो लोम्बार्डी और सर्डिनिया के राज्यों के मिलने से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इटली देश का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी से माना जाता है। कहता है इटली का, है ना, इटली देश का जन्म कब से माना जाता है, 2 अप्रैल 1860 ईस्वी से माना जाता है। इससे पहले वहां के राज्य क्या थे, विखंडित थे। कंप्लीट है, संयुक्त राज्य नहीं थे, सब बटे बटे थे, छोटे छोटे टुकड़े में। कहता है रोम तो पता ही है इटली की राजधानी है ना, रोम को संयुक्त इटली की, संयुक्त में इटली मतलब वहां जो छोटे छोटे सब राज्य थे उनको सब मिलाकर, है ना, संयुक्त इटली की राजधानी 1871 में घोषित किया
गया था। कंप्लीट है। 1871 में इटली की राजधानी कहाँ घोषित किया गया था? रोम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। नेक्स्ट है, कहता है, ये देखिए यहाँ पर एक कथन है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यार सुनिएगा, यदि समाज में क्रांति लानी हो, है ना, तो क्रांति का नेतृत्व किसके हाथों में दे दो? नव युवकों के हाथ में दे दो। यह किनका कथन है? तो मेजनी का था। ठीक है, ये कथन किनका था? मेजनी का कथन था ये। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काउर ने किया। कहता है 1871 ईस्वी में पूरी तरह से इटली का एकीकरण हो चुका था। कंप्लीट है। चलिए, कहता है इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था, है ना। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। ये बहुत ही क्रूर था, ठीक है ना, क्रूर और निर्दयी था एकदम, जिसके कारण लोगों में एकता आ गई इसकी विचार से। कंप्लीट है। चलिए आगे है, विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का शासक था। पूछता है सार्डिनिया का शासक कौन था? तो विक्टर एमेनुएल। कंप्लीट है। आगे है, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। ठीक है, इटली के एकीकरण का जनक किन्हें माना जाता है? तो मेजनी को, है ना। और मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। ठीक है, मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। और कहता है, सबसे लास्ट पॉइंट है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज थे? 13 राज थे। 19वीं सदी के पहले इटली में कितने राज थे? तो 13 राज थे। कंप्लीट है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। कहता है जब इटली का एकीकरण हो रहा था ना, तो इटली को मेजनी को छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है, यही कौन है? यही मेजनी है। ठीक है, कौन है ये? मेजनी, जोसेफ मेजनी। चलिए, तो जानते हैं हम लोग मेजनी के बारे में। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में। कंप्लीट है। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। और यंग इटली के संस्थापक भी थे, है ना। तो जानते हैं मेजनी का विचार कैसा था? ठीक है, मेजनी क्या थे उनके बारे में देखते हैं। कहता है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, है ना, और योग्य सेनापति था। जो मेजनी थे ना, वो क्या थे? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। कहता है लेकिन यहीं पर देखिए कुछ त्रुटि भी लगता है, लेकिन मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। कहता है मेजनी में एक तो अच्छा सेनापति भी थे, साहित्यकार भी थे और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक भी थे, लेकिन कहता है मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। और इटली के एकीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है ना। यही है मेजनी, इन्हीं को कहा जाता है इटली के एकीकरण का जनक। कंप्लीट है। चलिए आगे है, सन 1831, सॉरी यंग यूरोप नहीं, 1831 में यंग इटली नामक संस्था का गठन किए थे। ठीक है, यहाँ पे यंग यूरोप था। सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का गठन किए थे, जो कि हम लोग पहले जाने थे। और 1834 में यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी संगठन से था। कहता है मेजनी का
संबंध किस दल से था? तो गुप्त दल कार्बोनेरी, एक छापा दस्ता था, है ना, छापा मारने वाला एक दस्ता था। चलिए आगे देखते हैं। इटली ने सर्डिनिया पीडमोंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को, किसको? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और क्वेश्चन पूछता है यहां से, विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग यहां तक। ठीक है, मेदिनी का संबंध किस दल से था? तो गुप्त दल कार्बोनेरी। और सर्डिनिया पीडमोंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। कंप्लीट है। चलिए आगे है हमारा काउंट काबूर, तो इनके बारे में जानते हैं, काउंट काबूर के बारे में कि काउंट काबूर क्या थे, है ना, उनके बारे विचार उनका कैसा था, उनका क्या योगदान था। कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं। ये हुए काउंट काबूर, है ना। कहता है काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी थे। कहता है जो काउंट काबूर थे ना, एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी थे। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। ऐसे भी इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? तो ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया एक देश है। कंप्लीट है। तो काउंट काबूर भी सबसे बड़ा बाधा किसे मानते थे? ऑस्ट्रिया को, है ना। कहता है काउंट काबूर पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। कहता है काउंट काबूर जो थे ना, विक्टर इमैनुएल द्वितीय का एक अच्छा खासा उनका एक मंत्री थे, है ना। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही डेमोक्रेट। डेमोक्रेट मतलब राजतंत्र। ठीक है, कहता है वह न तो क्रांतिकारी थे और न ही राजतंत्र में वो विश्वास रखते थे। ठीक है, वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ थे। कहता है काउंट काबूर न तो क्रांतिकारी थे और न ही डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट मतलब राजतंत्र, लेकिन वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ थे। वह इतालवी वर्ग के अशिक्षित और अमीर वर्ग की तरह बेहतर फ्रेंच बोलते थे। कहता है इतालवी वर्ग मतलब इटालियन जो उनका प्रवेश था, है ना, वो बिल्कुल अशिक्षित थे, लेकिन वो बहुत बड़े वर्ग की तरह वो फ्रेंच बोल लेते थे, है ना। भले वो शिक्षित थे लेकिन अमीर वर्ग की तरह वो फ्रेंच भी बोलते थे, है ना। उसने इटली में विभिन्न क्षेत्रों को एकत्रित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया था। क्योंकि वो एक अच्छा से फ्रेंच बोलते थे, तो जहाँ भी कुछ आंदोलन का वो बहुत से आंदोलन को वो नेतृत्व किए थे, है ना। वो अच्छे, क्योंकि वो अच्छे बोल लेते थे और लोग सुनते भी किसको? जो अच्छे बोलते हैं उसी को लोग भी सुनते हैं, नहीं। चलिए, कहता है उसने सर्डिनिया पीडमोंट के फ्रांस से संधि करवाई। कहता है काउंट काबूर ने सर्डिनिया पीडमोंट की फ्रांस से संधि करवाई थी। कहता है जिससे 1859 में सर्डिनिया पीडमोंट ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में कामयाब हुआ। कहता है जब सर्डिनिया और पीडमोंट का फ्रांस से संधि हो गया है ना, तो वो क्या था? ऑस्ट्रिया को हराने में वो कामयाब हो गए थे। कंप्लीट है। वो ऑस्ट्रिया को हरा दिए थे। कब? जब सर्डिनिया पीडमोंट का फ्रांस से संधि हुआ था तब। चलिए आगे है, इटली के एकीकरण की वजह से उसने सर्डिनिया पीडमोंट के साथ लगे दक्षिण राज्य को फतह करने के लिए गैरीबाल्डी को प्रेरित किया। कहते हैं जो इटली के एकीकरण की वजह से सर्डिनिया पीडमोंट के साथ जो लगे राज्य थे ना, दक्षिण में जो लगे सटे राज्य थे, उसको भी फतह करने के लिए किसको प्रेरित किए थे? वो गैरीबाल्डी को, है ना। इसका कहने का मतलब हुआ जो गैरीबाल्डी थे वो काउंट काबूर से वो प्रेरित हुए थे। उनकी कहने का अर्थ हो गया
उनको अच्छी तरीके से वो फॉलो करते थे, है ना। जब गैरिबाल्डी काउंट कावर को फॉलो करते हुए उनकी बात माने, तभी उससे वो क्या हो गए, प्रेरित हो गए, है ना। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे गैरिबाल्डी, है ना, जर्मनी के एकीकरण और बिस्मार्क के सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलेंगे हम लोग आपको थर्ड पार्ट में। बस छोटा छोटा सा पार्ट है जो वो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ एग्जाम की व्यू से वो महत्वपूर्ण होने वाला है ना। पूरे इसको विस्तृत जानकारी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी VVI होने वाला उसको हम लोग देखेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, है ना। चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, जरूर करिए आप लोग। चलिए, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।